गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए पाठ 4 का शेष भाग हम लोग पढ़ लेते हैं। रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। देखिए बच्चों, रचना या बनावट के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इस आधार पे शब्दों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों के मूल रूप होते हैं, इन्हें सार्थक खंडों से विभक्त नहीं किया जा सकता और सार्थक खंडों में विभक्त नहीं कर सकते। यानी जो ये एक शब्द है, इसे यदि हम और तोड़ दें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसीलिए इसके निश्चित अर्थ होते हैं जिसे मुख्यार्थक कहा जाता है, जैसे घर, पुस्तक, मेज, कुर्सी, दूध, पानी आदि। विशेष बात क्या है? देखिए बच्चों, कभी कभी कुछ मूल शब्दों का अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है, तब उस संदर्भ में इसका अर्थ रूढ़ हो जाता है, जो उसके मुख्यार्थ से अलग हो जाता है। जैसे गधा, शेर, ये रूढ़ शब्द है। ये दोनों जानवर का अर्थ देते हैं, परंतु जब हम कहते हैं रवि तुम गधे हो, या गधे का अर्थ एक जानवर नहीं अपितु मूर्ख है। ठीक है। और यौगिक शब्द देखिए बच्चों क्या है? यौगिक शब्द देखिए, एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, यौगिक माने जोड़ना, योग करना। ठीक है। तो यौगिक शब्द क्या है? जब एक से अधिक शब्द या शब्दांश जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर यौगिक शब्द बन जाते हैं। जैसे देखिए, रसोई घर, रसोई धन घर, रसोई घर, घोड़ा धन सवार, घुड़सवार। ठीक है। योग रूढ़ शब्द क्या है बच्चों? कुछ यौगिक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, होते हुए भी वो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। ऐसे शब्द को हम यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंक, धन, ज। अब इस पंकज का अर्थ क्या है? शंख, मछली का कमल, और रूढ़ अर्थ में ये क्या हो जाएगा? सिर्फ कमल। ठीक है। जलज, जल, धन, ज, शंख, कमल, मोती, चंद्रमा, और जलज का अर्थ होता है कमल। ये रूढ़ अर्थ है और अर्थ इनके बहुत सारे होते हैं। नीलकंठ, अब देखिए, नील धन कंठ, यानी नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ यानी भगवान शिव को कहते हैं, तो ये हो गया शिव। ठीक है। आइए बच्चों, हम पाठ को दोहराएं। ये क्या है? रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 श्रेणियां बनाई जा सकती है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है। रूढ़ शब्द शब्दों के मूल रूप होते हैं, इसके सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल को हम यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसे यौगिक शब्द जो विशेष अर्थ में रूढ़ में हो जाते हैं, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये इस पाठ का ये पाठ है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। व्याकरणिक प्रकार के प्रकार्य, आप देखिए, जो व्याकरण जिसे हम लोग इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, उसे हम हिंदी में व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। उपयुक्त 8 शब्दों को पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। आप देखिए, एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं बच्चों?
विकारी शब्द के अंतर्गत क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। अब देखिए बच्चों, विकारी शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो वाक्य के प्रयोग किए जाने पर अपना थोड़ा रूप बदल लेता है, अर्थात जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पे परिवर्तन हो जाए। विकारी, विकारी माने जो परिवर्तित हो जाए। ठीक है, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिसमें परिवर्तन हो जाए उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे आप देखिए, संज्ञा परिवर्तन होता है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और अविकारी शब्द क्या है? जो लिंग, वचन, कारक के वजह से परिवर्तन जिसमें नहीं होता, अविकारी। विकारी माने परिवर्तन, अविकारी माने जिसमें परिवर्तन न होना। तो अविकारी शब्द वो है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, विकारी या अविकारी शब्दों का विस्तृत जानकारी हम आगे अगले पाठ के अभ्यास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रयोग के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण बच्चों 3 प्रकार से बनाया गया, 3 वर्गों में बनाए गए हैं। सामान्य शब्द, पूर्व परिभाषिक या तकनीकी शब्द और अधर्य परिभाषिक या अधर्य तकनीकी शब्द। ठीक है, सामान्य शब्द क्या है? सामान्य शब्द सामान्य जनजीवन तथा उससे जुड़े क्रियाकलाप, क्रिया, व्यापार जैसे खान पान, घूमना फिरना, घर परिवार आदि से संबंधित होते हैं तथा दिन प्रतिदिन प्रयोग किए जाते हैं, सामान्य शब्द कहे जाते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग समाज में व्यापक स्तर पे किया जाता है। इसकी संख्या असंख्य है, जैसे घर, पढ़ाई, अच्छा, पुस्तक, दाल, रोटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूर्ण परिभाषिक या तकनीकी शब्द क्या है बच्चों? जो शब्द किसी विशेष विषय से संबंधित हो, जैसे कार्यालय, बैंक, कानून, व्याकरण, विज्ञान, साहित्य आदि पूर्ण परिभाषिक शब्द में आते हैं। जैसे प्रस्ताव, अम्ल, भौतिकी, परमाणु, कोशिका, पूंजी, नगद, जमानत, संज्ञा, ब्याज आदि। यानी आप कह सकते हैं जो किसी विशेष विषय से संबंधित रखता हो उसे हम पूर्ण परिभाषिक या तकनीकी शब्द कहते हैं। अपूर्ण परिभाषिक, अधर्य तकनीकी शब्द। ठीक है, कुछ परिभाषिक शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग अपने विषय के अलावा सामान्य व्यवहार में भी किया जाता है। जब इसका प्रयोग किसी विषय विशेष में किया जाता है तो ये क्या हो जाता है? ये निश्चित अर्थ बताते हैं। पर जब इसका प्रयोग सामान्य व्यवहार में किया जाता है तो इसका अर्थ भिन्न होता है। अपूर्ण परिभाषिक, अपूर्ण परिभाषिक माने ये न तो पूरी तरह से परिभाषित है न तो पूरी तरह से सामान्य है। ठीक है, आधा ये तकनीकी है और आधा ये सामान्य है। ठीक है, इसीलिए इसे अपूर्ण परिभाषिक कहा गया है। इसका मतलब जब हम इसे किसी विशेष प्रयोजन में प्रयोग में लाएंगे तो इसका एक विशेष अर्थ होगा और सामान्य में इसका अलग अर्थ हो जाएगा। जैसे देखिए, रस शब्द का प्रयोग सामान्य व्यक्ति भी करता है और इसका प्रयोग साहित्य विषय के अंतर्गत भी विशेष अर्थ रखता है। जैसे देखो, मैंने संतरे का रस पिया, ये सामान्य अर्थ है। संतरे का रस पीना सामान्य अर्थ है बच्चों। और उसके बाद देखिए,
यह कविता श्रृंगार रस से संबंधित है। अब देखिए यहाँ रस है, श्रृंगार रस, ये रस का साहित्यिक नाम है। ठीक है, अब इस तरह से आप देख लीजिए, बल शब्द का प्रयोग सामान्य व्यक्ति ताकत के लिए कहते हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान में बल का अर्थ, शब्द का अर्थ भिन्न है, अर्थ में किया जाता है ना। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे बल का दूसरा अर्थ होता है और सामान्य भाषा में बल का दूसरा अर्थ होता है। इसके बाद देखिए समूहवाची शब्द क्या है। समूहवाचक शब्द हम बता दें, प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द भी होते हैं जो समूह का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द को हम समूहवाची शब्द भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कलेक्टिव नाउन के बारे में सुने होंगे, उस तरह से समूहवाचक श्रृंखला, पर्वतों का क्या होता है श्रृंखला, मधुमक्खियों का छत्ता, गिरोह चोरों या डाकुओं का, मंडली भक्तों का, कोश शब्दों का, झुंड पशुओं का, गठरी कपड़ों का। इस तरह से देखिए आपका बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। ध्वनिबोधक शब्द क्या है। ध्वनिबोधक शब्द, ध्वनिबोधक शब्द किसे कहते हैं। देखिए, जिन शब्दों से किसी जड़ वस्तुओं का या चेतन प्राणियों की ध्वनियों का बोध होता है। देखिए ध्वनि माने हम जिसे वॉइस या आवाज़ भी कहते हैं। ठीक है, ध्वनि मुख से निकलने वाली कुछ भी शब्द को हम लोग ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी जड़ वस्तुओं का या चेतन प्राणियों की ध्वनियों का बोध होता है उसे हम ध्वनि बोधक कहते हैं। जैसे जड़ पदार्थों में ध्वनियाँ, बादल गरजता, दांत किटकिटाना, दरवाज़ा खटखटाना। ठीक है, पशुओं में क्या होता है, गधे का रेंगना, शेर का दहाड़ना, बकरी का मिमियाना, पक्षियों का, चिड़िया का चहचहाना, मोर का कुहकना, कोयल का कुहू कुहू करना, अन्य सांप फुसकारना, मक्खी भिनभिनाना। ठीक है, इस तरह से आप बच्चों देख लीजिएगा, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके यूटी में ये सब आ रहा है। इस चैप्टर को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।